पार्टी हूँ, हम लोगों को श्रीनगर से भी वोट मिला है, हम लोगों को अनंतनाग से मतलब भी गांदरबल से आपको उतना वोट नहीं मिलता? सर आप क्या अर्नब गोस्वामी बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब गांदरबल से आपको आप यू डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, नो। गांदरबल, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो तब गांदरबल दिल हो जाता है, और जब इलेक्शंस हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो अब गांदरबल को याद भी नहीं रखा जाता। मुझे नहीं पता आप गांदरबल क्या कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरे जम्मू और कश्मीर की क्योंकि पार्टी गांदरबल एक ऐसी जगह है जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा वोट। मेरा नहीं इशारा किया आपके कार्यकर्ताओं पे है। जब आप अपने कार्यकर्ताओं की खबर नहीं रखते तो लोगों की। नहीं, हम अपने के डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स की जब भी बात उठती है, जब भी पूछा जाता है रूलिंग पार्टी से कि डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स को कब तक आप परमानेंट करेंगे या फिर उनका हक आप उन्हें देंगे, मगर उनका जवाब यही होता है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने चोर दरवाजे से उन्हें लाया है। तो किस तरीके का चोर दरवाजा, ये आपसे जानने की कोशिश। पार्टी से एक नहीं मैम, आपको बता दूं कौन करीबन से? 5 से मैंने बात नाम की। गिनाइए। एक औरत थी कोई, नाम गिनाइए। आपको मैं आपको बता नाम दूं, गिनाइए, फारूक सर। अजीज कुरैशी को आप जानते हैं? एक इंसान आप अपने कार्यकर्ता फारूक अजीज कुरैशी को जानते आप उसी हैं, जो का- कि लार नहीं, से। नहीं, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बार बार माइक ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे हजारों सरपंच हैं, है ना हमारे। आप हमारे आपने कहा हमारे हजारों सरपंच हैं, हम कितनों पे नजर रखें? नहीं, मेरे आप अर्नब गोस्वामी मत बनिए। जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर की हालात बनी है, जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है, और सियासतदान जो है अपनी बातें आगे रखते हैं। हालांकि हमेशा ये लगा रहता है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में जो है आपस में तनाव तो लगा रहता है, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही तनाव नज़र आ रहा है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इफ्रा जान, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। मैम, आपका खैर मकदम है कश्मीर डिस्पैच में। थैंक यू मुझे बोलने सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के हालात बने, हालांकि एक पार्टी दावा करती है मैंने कुछ किया है, और दूसरी पार्टी ये बताती है, हालांकि रूलिंग पार्टी ये बताती है कि पिछली सरकारें जो हैं उन्होंने इस माहौल को खराब किया था, और अब जो है हम वो सुधारने में लगे हैं। हमें इसलिए इतना अरसा लगता है कि हम वो जो उन्होंने गंद छोड़ा था वो हम साफ कर रहे हैं। किस तरीके से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, दौरे हुकूमत में थी 2011-2010 में, काफ़ी अरसे से जो है हुकूमत कर रही है, तो किस तरीके से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमत में ऐसा गंद छोड़ा है जो भाजपा सरकार अभी तक साफ कर रही है? जी, देखिए, जहाँ तक बीजेपी सरकार की बात आती है, वो इंडिया में भी, जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ पे भी यही कहते हैं कि जो भी यहाँ पे बनाया है सारा बिगड़ा, जो भी बिगड़ा है ये नेहरू की वजह से बिगड़ा है, कांग्रेस की वजह से बिगड़ा है, अब हम इसको ठीक कर रहे हैं। इसीलिए आज इंडिया में 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो जीडीपी, जब कांग्रेस की सरकार गई थी तब जीडीपी 8% था, आज जीडीपी -6% है। अब आ जाइए जम्मू और कश्मीर पे, वही सेम कहानी। जो इन्होंने किया है वो हम लोग ठीक कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हमने किया है। पहली बात तो हम लोगों ने 70 साल हुकूमत नहीं की है, जैसा ही आपको बोलना चाहते हैं। हम लोगों ने 23 ईयर्स हम लोग पावर में रहे हैं, 26 ईयर्स जेल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजारे हैं। आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 23 ईयर्स में हम लोगों ने बीजेपी को ऐसा क्या दिया जो उनको अब ठीक करने की ज़रूरत पड़ी। मैं बताती हूँ क्या दिया। 2010 में जब हम निकले थे, यहाँ की बेरोजगारी की रेट जो थी वो 3% थी 2010 में। आज बीजेपी ने उसी को 22% पे पहुंचा दिया है। तो काम तो बहुत बढ़िया उन्होंने किया है, बेरोजगारी को 3% से लेकर 22% पहुंचा। कोविड भी था, कोविड छोड़िए आप। कोविड जिस टाइम पे कोविड हुआ, कोविड से पहले ही जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, यहाँ पे तो 50,000 करोड़ का नुकसान उसी टाइम पे जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को हुआ। आपको पता होना चाहिए, तब तो कोविड नहीं हुआ था। कोविड का बहाना नहीं लाइए सर, यहाँ की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है। यहाँ के बेरोजगार आप देखिए कितने हैं। केसीसीआई कहती है कि जम्मू और कश्मीर में 85% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो इस साल तक बंद हो जाएंगे। हम लोगों ने और एक और चीज़ दी थी, यहाँ की ज़मीन जो थी वो यहाँ के बाशिंदे के लिए हम लोगों ने सिक्योर कर दी थी। बीजेपी ने बहुत बड़ा काम किया है कि यहाँ की ज़मीन जो है पूरे वर्ल्ड को सेल पर रख दी है। यहाँ की नौकरियाँ जो थी 2010, 2011 और 2012 में जिस तरीके से हालात बने थे। आप प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल पाऊंगी, आप भी सवाल कीजिए। आपको सवालों से, जवाबों से डर क्यों लग रहा है? नहीं, आप दुरुस्त कीजिए। आप पहले मेरे जवाब सुनिए, क्योंकि जवाब से फिर डर नहीं लगना चाहिए ना। जब सवाल करने की हिम्मत हो, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। तो दूसरी बात, हम लोगों ने यहाँ की ज़मीन जो है यहाँ के लोगों के लिए सेव कर दी थी। बीजेपी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, सेल पे लगा दी। यहाँ की नौकरियाँ जो थी हम लोगों ने यहाँ के बाशिंदे के लिए बचाई थी। बीजेपी ने बड़ा काम कर दिया, यहाँ की नौकरियाँ उठा दी। यहाँ पे जब
कोई भी केस लगता था, पीएसए लगता था, यूएपीए लगता था, रेयरली लगता था। एक सेकंड, बीजेपी के दौरे हुकूमत में 2000% इंक्रीज हो गया उन केसेस का, और वो भी तब जब कोई एजिटेशन भी सड़क पे नहीं होती है। हमारे यहाँ जो थी सरकारी नौकरियां खुल के आती थी, हर साल कोई ना कोई लिस्ट आती है। पता नहीं, आप मुझे दिखाइए बीजेपी की हुकूमत में कब लास्ट टाइम कोई सरकारी गवर्नमेंट का लिस्ट आया है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियों ने हमारे देश में बहुत तरक्की की है। रिलायंस परसों 100 स्टोर्स बनाने वाला था, 100 स्टोर्स बनाने वाला था रिलायंस गवर्नमेंट। रिलायंस कहीं कहीं पे 100 लोगों को आता है। तो कुछ कंपनियों को बड़ी बड़ी ज़मीनें अपेरेंटली अब हर्ड मिल रही हैं। तो हाँ, तरक्की तो मुझे लगता है बीजेपी की और उसकी कुछ एक दो कंपनियों ने बहुत की है। लेकिन जम्मू और कश्मीर की आवाम ने क्या तरक्की की है, वो यहाँ की आवाम साफ साफ देख रही है। मैम, एक सवाल जो है आपसे पूछना चाहूँगा, और ये सवाल काफ़ी अरसे से मैं दौरे हुकूमत के जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं उनसे भी पूछता हूँ। डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स पे बात करूँगा। आपने कुछ ही शायद वक्त में पहले जो है एक ट्वीट किया था। आपको बता दूं कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की जब भी बात उठती है, जब भी पूछा जाता है रूलिंग पार्टी से कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को कब तक आप परमानेंट करेंगे या फिर उनका हक आप उन्हें देंगे, मगर उनका जवाब यही होता है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने चोर दरवाजे से उन्हें लाया है। तो किस तरीके का चोर दरवाज़ा, ये आपसे जानने की कोशिश करूँ। नहीं, हमारे देश में तो चाहे डेली वेजर गरीब हो, वो चोर दरवाजे से आया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जिसको 100 साल से लोगों ने इलेक्ट किया है, वो खानदानी है। कोई हो जिसने मेहनत मजदूरी से काम किया है, किसी बच्चे ने जीएमसी में सीट निकाली है, वो सरकारी पैसे पे पल रहा है। अगर हमारे देश में कोई है जिसको हक है यहाँ के पैसे पे, वो तो अंबानी जी हैं, वो तो बीजेपी जी हैं, वो तो बीजेपी के कुछ लोग हैं। मुझे बताइए आप कि यहाँ पे जो ये गरीब डेली वेजर है, कोई तो गरीब डेली वेजर ही होगा ना जो 4000 रुपए पे नौकरी करेगा। मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए कि ये चोर दरवाजे से आया है, 2 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन कोई गरीब ही होगा ना जो 4000 रुपए पे काम करेगा एक महीना। उस गरीब को उसकी नौकरी और उसका 4000 रुपए देने में इस सरकार को क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए आप। बीजेपी के अमित शाह ने रैली में कहा कि हम लोग यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू कर रहे हैं, बोला कि नहीं, बड़ी बड़ी रैली में कहा। क्यों नहीं मिनिमम वेजेस एक्ट उन्होंने लागू किया? अगर आप लोगों के सामने दावा करते हैं, आप क्यों नहीं उस एक्ट को फिर लागू करते हैं? हम जब यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैम हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर हमारे पास आया ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए ना, इन गरीब डेली वेजर्स की खता क्या है? इनको आप लोग क्या, अगर हमारे अफसर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, आगे 10 सिक्योरिटी गाड़ियां, पीछे 10 सिक्योरिटी गाड़ियां रखते हैं, क्या इस गरीब डेली वेजर को हक नहीं है ये भी शाम को भरपेट खाना खाए? ये अपने बच्चे के साथ सड़क पे होता है, शोर मचा रहा होता है कि मुझे रेगुलराइज कर दो, मिनिमम वेज दे दो। अब अगर आप रेगुलराइज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी तो इनकी तनख्वाह बढ़ाइए। जो तनख्वाह इनकी आज से 10 साल 15 साल पहले थी वही है क्या? आज से 10 साल 15 साल जो तेल का दाम था वो आज वही है? पेट्रोल का प्राइस आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इनका भी तो इन्फ्लेशन करिए उसमें कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, इनको भी तो आप खाने को रोटी दे दीजिए। आपका जा क्या रहा है इसमें? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो गांधरबल से कई तरह इस्तीफे जो है पेश आए। हालांकि जब हमने बात करने की कोशिश की तो कुछ आप ही के लीडर्स ने ये कहा कि पंच और सरपंच कुछ ख़ास मायने नहीं रखता। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो पंच और सरपंच जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं, और आपको बता दूं गांधरबल वही है जहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जीती रही है। तो आखिरकार क्यों इस्तीफे पेश कर रहे हैं, क्यों इस्तीफे दे रहे हैं आपके कार्यकर्ता? पहली बात तो मुझे नहीं पता है किसने कहा है पंच और सरपंच मैटर नहीं करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी, क्योंकि यहाँ पे पंचायती एक्ट लागू होता नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन स्टार्ट करवाए और कहा कि कुछ भी हो, यहाँ के पंच और सरपंच जो हैं वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं गवर्नेंस के। तो मैं उस इंसान की बात से डिसएग्री करती हूँ। सर, हमारा कोई भी पंच और सरपंच हो वो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी का ताज है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि गांधरबल से कुछ इस्तीफे आए। मैंने तो कोई इस्तीफा नहीं देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कौन सा इस्तीफा आया? आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। पहले तो शेख इशफाक जब्बार की बात करूँ, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट पद से जो है इस्तीफा दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपको बता दूं कि वहाँ पे जो हल्का लार बी के प्रेसिडेंट थे, सरपंच थे, और रिपोरा की जो सरपंच थी फारूक अजीज़ कुरैशी, जो कि 2 बार जो है सरपंच सीट जीता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़के, तो उन्होंने इस्तीफा अपना पेश किया।
देखिए, पहली बात तो जहां तक सईद आप इशफाक, तो पार्टी में हो कि आपको पता भी नहीं है कि कौन सी। नहीं, सैयद इशफाक जब्बार का आप बार बार बोल रहे, उन्होंने इस्तीफा पेश किया है। जहां तक, इसीलिए मैंने आपको बोला मुझे नहीं पता है कौन सा इस्तीफा आया, क्योंकि उनका इस्तीफा पार्टी में एक पोस्ट से है, पार्टी से नहीं था। तो जो पंच सरपंच है, नहीं, आप स्पेसिफिकली आपका इशारा सईद इशफाक जब्बार की तरफ था, मैं समझ गई। और मेरा इशारा उनकी ओर नहीं था, मेरा इशारा आपके कार्यकर्ताओं पे है। जब आप अपने कार्यकर्ताओं की खबर नहीं रखते तो लोगों की। नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं की पूरी खबर रखते हैं, लेकिन हम बीजेपी और नागपुर से उनकी खबर नहीं रखते हैं। हमको पता है हमारे कार्यकर्ता क्या है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राउंड वर्कर है, उसी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। और वो ग्राउंड वर्कर हमारा, आपको पता है कितने हमारे वर्कर और वोटर हैं? 15 लाख लोग हैं, और उन्हीं की वजह से हम खड़े हुए हैं। उनको हैरेस किया जाता है, कुछ बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टियां उनको हैरेस कर, उनका ये कहना है, आप मेरी बात सुनिए, उनका ये कहना है कि हमारी पार्टियां हमें इज्जत नहीं देती, हमें जो है पूछती नहीं है, तो किस हक से हम रहे इसमें? आपको, हमारे हजारों सरपंच हैं, ठीक है ना, उसमें से एक सरपंच को पार्टी से, एक नहीं मैम, आपको बता दूं करीबन 5 से मैंने बात की। एक औरत थी कोई, मैं आपको बता दूं, फारूक अजीज कुरैशी को आप जानते हैं? आप अपने कार्यकर्ता फारूक अजीज कुरैशी को जानते हैं, जो कि लार से। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बार बार माइक ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे हजारों सरपंच हैं, है ना, हमारे, आपने कहा हमारे हजारों सरपंच हैं, हम कितनों पे नजर रखें? नहीं, आप अर्नब गोस्वामी मत बनिए। मैं अर्नब गोस्वामी नहीं बन रहा, मैं आपसे बता रहा हूं, हमारे सरपंच हमारे ताज हैं। मैंने कहा उनकी वजह से हम खड़े हैं। मैंने कहा अगर किसी को, एक इंसान को हजारों में से इख्तिलाफ हो भी जाता है पार्टी से, उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी खराब हो चुकी है या पार्टी में परेशानियां हो गई है। हर किसी को, अगर घर में 4 लोग होते हैं ना साहब, घर में अगर 10 लोग होते हैं, बड़ा घर होता है, उसमें भी किसी एक इंसान को इख्तिलाफ होता है। उस हिसाब से तो हम 15 लाख की पार्टी हैं, तो इख्तिलाफ होना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी को अब लगेगा कि उधर पे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, उधर पे सिक्योरिटी मिल रही है, क्योंकि मरकज़ का हाथ हमारे सर पे नहीं है, किसी और पार्टी के सर पे है। वहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगा, वहाँ पे बड़ी गाड़ी मिलेगी, वहाँ पे जिप्सी मिलेगी, वहाँ महीने को 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए मिलेंगे। कोई चला जाता है उस मामले में, तो हम क्या ही कर सकते हैं? किसी भी पार्टी के आपको थोड़ी ना बोलेंगे। मैंने बात की है ग्राउंड जीरो पे जाकर उनसे बात की। ग्राउंड बात करने से थोड़ी ना वो आपको ग्राउंड जीरो पे थोड़ी ना बोलेंगे कि मैंने वहां से 50,000। जहाँ इज्जत मिलेगी शायद वहीं जाते हैं। नहीं, पैसा भी जहाँ मिलेगा लोग वहां भी जाते हैं। अब कोई पैसे के खिलाफ होता है, कोई पैसा चाहता है, कोई नहीं चाहता, किसका जमीन इजाजत नहीं देता। और कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा चाहते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि गांधरबल को बताया गया था, उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि ये छोटा लंदन है। क्या डेवलपमेंट की गांधरबल ने अपनी दौर हुकूमत में? नेशनल कॉन्फ्रेंस जब दौरे हुकूमत में, पहली बात तो शेख इशफाक जब्बार की बात हम लोग भूल गए थे। उन्होंने पार्टी से रिजाइन नहीं किया है, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट पोस्ट से रिजाइन किया है। और डिस्ट्रिक्ट पोस्ट से उन्होंने इस बात पे रिजाइन किया है क्योंकि हमारे यहाँ जो है पार्टी नहीं डिसाइड करती है इस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट कौन होगा। हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी का नीचे वाला कैडर होता है वो डिसाइड करता है यहाँ का प्रेसिडेंट कौन होगा। यानी अगर आपको श्रीनगर का प्रेसिडेंट बनना है तो आपको वोट करेंगे श्रीनगर के वोटर्स, श्रीनगर के डेलीगेट्स, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स होते हैं, कार्ड कैरिंग मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस जगह का प्रेसिडेंट कौन होगा। और वहाँ का प्रेसिडेंट को गांधरबल के लोगों ने चुना। और कहीं ना कहीं उनको में भी सैयद इशफाक जब्बार से कुछ प्रॉब्लम्स आपस में हुई होंगी। वो इशफाक साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सोल्जर हैं और रहेंगे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो शेर कश्मीर के लिए काम करेंगे। वो रहा। दूसरी बात, आपने डेवलपमेंट की बात की, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। अक्सर हमें बताया जाता है डेवलपमेंट हमने क्या किया। हम लोगों के दौरे हुकूमत में 3% 2010 को मैं खाली गांधरबल का आपको बता रहा हूँ। इस वक्त मैं खाली गांधरबल का पूछ रहा हूँ कि गांधरबल को ये बताया गया था इसको छोटा लंदन बनाएंगे। क्या दिखा आपको, क्या बनाया? मैं बताती हूँ। हमारे दौरे हुकूमत में 85% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं बंद होने वाले नहीं थे। हमारे दौरे हुकूमत में 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, और वो 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट गांधरबल में भी थी। यानी आज जो 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी गांधरबल का भी आज करीबन 4 घरों में से 1 घर शाम को रोटी नहीं खाता है गांधरबल का बाशिंदा। आज वो
आज वो हालत है उसकी, उस टाइम पे सिर्फ 3% थी, वो हालत थी। तो ये चाहे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, गांदरबल हमारा दिल है, लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो तब गांदरबल दिल हो जाता है, और जब इलेक्शंस हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो अब गांदरबल को याद भी नहीं रखा जाता। मुझे नहीं पता अब गांदरबल क्या कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरे जम्मू और कश्मीर की पार्टी है। गांदरबल एक ऐसी जगह है जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। जी, और गांदरबल में ही हम लोगों ने, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोगों को श्रीनगर से भी वोट मिलता है, हम लोगों को अनंतनाग से मतलब भी गांदरबल से आपको उतना वोट नहीं मिलता। सर आप क्या अर्नब गोस्वामी बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब गांदरबल से आपको आप, यू डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, नो। गांदरबल, like any other constituency, is important for us because these are people who voted for us. और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके लिए वही काम किया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहीं के लिए भी काम किया होगा। हम लोगों ने वहां वही डेवलपमेंट लाई है जो 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, यानी 97% लोग जो थे उनके पास एम्प्लॉयमेंट थी। आज जो आप देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, आज मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, आप सिचुएशन बाहर देखिए ना। कब, जब हमारे दौरे हुकूमत में हर दूसरे दिन एक गवर्नमेंट लिस्ट आता था गवर्नमेंट मुलाजिमों का, वो तो गांदरबल के लोगों के लिए भी आता था, श्रीनगर के लोगों के लिए भी आता था, रियासी के लिए भी आता था, चिनाब के लिए भी आता था। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही बताया था कि वहाँ छोटा लंदन बनाऊंगा मैं उसे। आपने ऑब्वियसली, अगर हम हुकूमत में रहेंगे तो चाहे पूरे जम्मू और कश्मीर में हम तरक्की लाएंगे और इवेंचुअली लंदन बन जाएंगे। आप आपसे हमको लंदन, नहीं, आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे तो आप बीजेपी के सपोर्ट करेंगे या कोई भी करेगा, आप उनको वोट करेंगे, वो बर्बादी करेंगे, वो डिमोनेटाइजेशन लाएंगे, वो 50 इयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाएंगे। वो आप देख रहे हैं इस टाइम इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या है। इंडियन इकोनॉमी की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, वही जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी की हालत है, क्योंकि पिछले 8 साल से करीबन अब यहाँ पे बीजेपी हुकूमत कर रही है। पहले तो 5 साल कौन हुकूमत कर रहे थे? पीडीपी के साथ हुकूमत की, उसके बाद अब तीसरा साल इनको घुस गया है, डायरेक्टली दिल्ली से हुकूमत कर रहे हैं एलजी की सरकार के साथ। तो जब आप लोग उस सरकार को लाएंगे जो सरकार डिस्ट्रॉय करती है इकोनॉमी को, फिर हमारे पास आके क्यों बोलते हैं कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? भाई हम पावर में हैं क्या? आपको बता दूं कि जम्मू से एक कद्दावर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने जो है रिजाइन पेश किया, तो क्या लगता है किस हद तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका झटका लगा? देखिए, जम्मू जो है वो बस एक नगरोटा की सीट नहीं है। जम्मू जो है उसमें नगरोटा की सीट भी है, उसमें चिनाब वाली भी है, उसमें पीर पंजाल भी है, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वो भी हैं जहां पे बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर, मुझे नहीं पता ये आप लोग बार बार देवेंद्र राणा जी को जम्मू का फेस क्यों बोल रहे हैं? इज नगरोटा द फेस फॉर ऑल जम्मू? नहीं, नगरोटा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे जम्मू का फेस तो नहीं है। मैं तो आई डू नॉट बिलीव इन मेकिंग वन कॉन्स्टिट्यूंसी द फेस ऑफ एंटायर प्लेस। क्या पुंछ के इंसान की कोई इज्जत नहीं है? क्या रियासी के इंसान की कोई इज्जत नहीं है? उसको अपना फेस नहीं है? क्या चिनाब वैली के लोगों की अपनी कोई इज्जत नहीं है? हर जगह पे अपने अपने फेसेस हैं। देवेंद्र राणा भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फेस थे। आपने रिसेंटली देखा होगा, फारूक साहब गए, चिनाब वैली गए, पीर पंजाल गए, कितने सारे लोग जुड़ते गए, हजारों की तादाद में लोग जुड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अगर 1-2 लोग चले भी जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हजारों लोग जम्मू में ही जुड़े। कुछ टाइम पहले अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे डॉक्टर साहब के साथ, तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान गया, 2 इंसान गया, जिसको जाना है जाए, और हजारों लोग की तादाद में लोग आ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये मैं किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर कोई चाहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आर्टिकल 370 पे अपने दावे को कमजोर करे, पीएजीडी से निकल जाए, या आर्टिकल 370 की लड़ाई जो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं उसको छोड़ दें, आर्टिकल 370 की बात इस माइक पे करना छोड़ दें, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे प्रॉक्सी पार्टीज कर रही हैं। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऐसा करे, बीजेपी की प्रॉक्सी बने, हम बनने को तैयार नहीं हैं। जिसको पार्टी से जाना है जाए, हम लोग यहाँ के लोगों के हकूकों के लिए लड़ेंगे और बीजेपी से मुकाबला करेंगे। मैम, सुनने में आया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी के साथ एक बॉन्ड साइन किया है, और उनके कहने पे जो है यहाँ पे निज़ाम चला रही। वेरी क्यूट। मुझे नहीं पता है, ये मैंने पहली बार आप ही के मुंह से सुना है एक्चुअली, क्योंकि 2018 में राम माधव जी जो हैं वो आए, उन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं दैट आर इमर्जिंग एज आर फ्यूचर पार्टनर्स। आई वॉन्ट एवरीबडी, आप जो दर्शक हैं, आप
नवंबर 9 2018 का द हिंदू अखबार जो है वो पढ़िए। वहां पे आपको पता चलेगा कि राम माधव जी जो हैं साफ साफ आते हैं, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, कहते हैं यहाँ पे हम नई पॉलिटिकल पार्टियों को बना रहे हैं, जमा रहे हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टियां जो है हमको असेंबली में सीट 2018 की असेंबली इलेक्शंस में हेल्प करेंगी। उसमें सजाद लोन की जो पार्टी थी वो उनसे काफ़ी मिली, फोटोज़ उन्होंने खिंचाए। उसी के सिलसिले में यहाँ का जो मेयर है उसको सिलेक्ट किया गया। इनफैक्ट जो मेयर और नई पार्टियाँ, एक दो पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाई गई। तो इस टाइम पे तो इट्स वेरी, अगर आप डेविड देवदास, मुझे लगता है पिछले 30 साल से वो जम्मू और कश्मीर में लिख रहे हैं, उनकी आर्टिकल्स को देखेंगे, साफ साफ पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी वॉन्ट्स एन अलायंस विथ पीसी एंड अपनी पार्टी। अनुराधा बासिन वो जर्नलिस्ट है जिसके अखबार को बंद कर दिया गया, कश्मीर टाइम्स के अखबार को बंद कर दिया गया 370 के एब्रोगेशन के बाद। उसको अपने घर से बीजेपी ने घसीट के बाहर निकाला, आपको पता होगा शायद। अनुराधा बासिन ने ट्वीट किया कि बीजेपी इज लुकिंग एट एन अलायंस विद पीसी एंड अपनी पार्टी। अगर आप देखेंगे जो अभी आरएसएस का समिट, पहलगाम में आरएसएस का एक प्रॉपर समिट हुआ था, आपको पता होगा, उस समिट में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उस समिट में 2 ही पॉलिटिकल पार्टियां थी, अपनी पार्टी और पीसी। तो विच पार्टीज आर वेरी क्लियरली गोइंग टू मेक एन अलायंस विद द बीजेपी गवर्नमेंट, प्रीपोल अलायंस किन्होंने बनाया है, दिस इज फॉर एवरीबडी टू सी। हम लोग पीएजीडी से नहीं हटे, जो लोग पीएजीडी से निकले उनसे सवाल कीजिए ना कि पीएजीडी से क्यों निकले। आर्टिकल 370 का जो डिक्लेरेशन था, गुपकार डिक्लेरेशन, इससे क्या इतनी चुभन हो गई आपको कि 370 के डिक्लेरेशन से निकल गए आप? क्या आप लोग 370 के साथ खड़े नहीं है? अगर नहीं है 370 के साथ आप खड़े तो बोल दीजिए साफ साफ। एंड बीजेपी वॉन्ट स्टार्ट, बीजेपी को तो उन्हीं पार्टीज के साथ रहेगी ना जो 370 के साथ नहीं है। और 370 के साथ इस टाइम कौन कौन सी पार्टीज हैं जो पीएजीडी में नहीं है, जो गुपकार अलायंस में नहीं है? उनसे पूछिए ना क्यों नहीं है आप आर्टिकल 370 के अलायंस के साथ, क्यों नहीं बात करते आर्टिकल 370 की आप? आपसे सवाल एक आखिरी रहेगा कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के बाद जो है इलेक्शंस किए जाएंगे, तो किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़े डिलिमिटेशन के, अक्सर मैंने देखा कि डिलिमिटेशन में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए जाएंगे। ये मैंने नहीं है, ये डेविड देवदास का अगर आप आर्टिकल देखेंगे, बहुत ही इज़ अ रिसर्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत मेहनत और काम किए उन्होंने। वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन इस तरह से की जाएगी कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसको पीसी जो है उसको सपोर्ट मिलेगा, उससे पीसी की 1-2 सीटें जो हैं एक्स्ट्रा हो जाएंगी। शायद वो बटमालू सीट की बात कर रहे थे और एक और सीट की बात कर रहे थे। जम्मू में भी हमें लगता है कि 1-2 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन को भी एक हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है कि अगर वो एक हथियार इसको बनाएंगे तो मे बी वो लोग अपने इन 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंस में आ जाएं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि डिलिमिटेशन हो ना हो, जब आवाम वोट करती है, जब आवाम किसी को दरवाज़ा दिखाती है, उसको कोई डिलिमिटेशन नहीं बचा सकती है। खैर, हमारे साथ मौजूद थी इफ्रा जान, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है, और जिस तरीके से अभी बातचीत इनसे हुई और हर एक बात जो है इनसे जानने की कोशिश की और लोगों के सवाल जो हैं इन तक पहुंचाए। आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं और हर तरीके से जो है बयानात सामने आते हैं, रूलिंग पार्टी के हो चाहे अपोजिशन हो, तो माहौल गर्म है। आप देखते रहिए कश्मीर डिस्पैच।